हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िक्स के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और अगर आप नीट और जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिज़िक्स का ये पहला लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आज हम लोग फिज़िक्स में सबसे बेसिक और सबसे पहले चैप्टर को शुरू करेंगे, यूनिट एंड मेज़रमेंट। इस चैप्टर का काफ़ी स्कोप है क्योंकि ये चैप्टर जितना खुद इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा ये बाकी चैप्टर्स के लिए एक बेस तैयार करने का काम करता है। तो अगर आप नीट या जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस चैप्टर पर काफ़ी फोकस रखना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, यूनिट एंड मेज़रमेंट। यूनिट एंड मेज़रमेंट का सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे जो कि है फिज़िकल वर्ल्ड। तो फिज़िकल वर्ल्ड क्या होता है, पहले आप इसको सुन लें और उसके बाद इसके डेफिनेशन को हम लोग लिख भी लेंगे। देखिए, एक बात समझिए, अगर आप नीट या जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप इन छोटे छोटे डेफिनेशंस को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, आप इजीली इन सब चीज़ों को कवर अप कर कोर्स पर फोकस कर पाएंगे। इन चीज़ों को समझने के बाद इस चैप्टर को आप आसानी से डील कर पाएंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को आसानी से पिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले फिज़िकल वर्ल्ड को हम समझते हैं कि फिज़िकल वर्ल्ड क्या होता है। देखिए, अगर आप इस वक्त अपने कमरे में बैठे होंगे या इस वक्त आप अपने गार्डन में बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे या कहीं पर भी आप प्रेजेंट होंगे, आपको आपके आसपास की जो भी दुनिया आपको आंखों से नज़र आ रही होगी वो सभी फिजिक्स के लैंग्वेज में फिज़िकल वर्ल्ड कहलाता है। यानी कि आप अगर अपने आंखों को खोलते हैं और आपको उगता हुआ सूरज नज़र आता है, यानी कि आप सनराइज़ देख रहे हैं, तो सनराइज़ जो आपको आंखों के सामने नज़र आ रहा है वो क्या है, आपका फिज़िकल वर्ल्ड है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपके अगल बगल का सराउंडिंग इन्वायरमेंट ही क्या कहलाता है, फिजिक्स में फिज़िकल वर्ल्ड कहलाता है। तो आप इस वक्त अपने अगल बगल अगर किसी भी चीज़ को देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी आपके नेचर को क्रिएट करने का काम कर रहा है, उन सब को हम लोग क्या कहा करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड कंबाइन फॉर्म में कहा करेंगे। अब इसके बाद अगर आप इसके डेफिनेशन को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अवर सराउंडिंग नेचर इज नोन एज फिजिकल वर्ल्ड। आपको अपने अगल बगल का जो भी नेचर नज़र आ रहा है उसको हम फिजिकल वर्ल्ड कह सकते हैं। अगर आप फिजिकल वर्ल्ड को समझ चुके हैं तो हम अगले टॉपिक पर बढ़ सकते हैं और वो है आपका फिजिकल इवेंट। फिजिकल इवेंट या कई सारे बुक्स में इसी को फिजिकल फिनोमिना कहा जाता है। फिजिकल इवेंट या फिजिकल फिनोमिना क्या है, जरा समझिएगा। नेचर में अकर होने वाला कोई भी इवेंट फिजिकल इवेंट कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि आपके फिजिकल वर्ल्ड में अकर होने वाला कोई भी इवेंट फिजिकल इवेंट कहलाता है। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि आप अपने अगल बगल के सराउंडिंग को जो देखते हैं वही आपका फिजिकल वर्ल्ड है, और उस फिजिकल वर्ल्ड में आपको कोई भी इवेंट दिख जाए, वो कोई भी इवेंट हो, जैसे मान लीजिए कोई आदमी दौड़ रहा है, रनिंग ऑफ अ मैन, या फिर आप उगते हुए सूरज को देख रहे हैं, सनराइज, या आप सनसेट देख रहे हैं, या आप रेन ड्रॉप्स को नीचे गिरते हुए देख रहे हैं, ये सभी आपके एक फिजिकल इवेंट्स हैं, क्योंकि ये कहाँ आकर हो रहे हैं, आपके फिजिकल वर्ल्ड में आकर हो रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में होने वाला किसी भी टाइप का इवेंट आपका क्या कहलाता है, फिजिकल इवेंट कहलाता है। सॉरी, फिजिकल वर्ल्ड में होने वाला कोई भी इवेंट आपका फिजिकल इवेंट कहलाता है या फिजिकल फिनोमिना कहलाता है। आपका हंसना, बोलना, बात करना, आपका दौड़ना, आप अगर इस वक्त कुछ खा रहे होंगे या मोबाइल में आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ये सभी फिजिकल इवेंट्स हैं, क्योंकि ये सब कहाँ आकर हो रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में आकर हो रहे हैं। तो आप फिजिकल इवेंट के डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, एनी इवेंट occurring in
occurring in physical world is known as physical event। तो किसी भी नेचर में अकर होने वाले इवेंट को हम फिजिकल इवेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा हो। आप रनिंग ऑफ मैन लिख सकते हैं, एक आदमी आपका रन कर रहा है, रनिंग ऑफ मैन। और आप लिख सकते हैं रीडिंग ऑफ बुक, रीडिंग ऑफ बुक, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बर्निंग ऑफ वुड ETC। लिस्ट बहुत बड़ी है। आप अगर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो इस वक्त आपको जो भी अपने आंखों से होते हुए नज़र आ रहा है वो सभी क्या है? फिजिकल इवेंट ही है, क्योंकि आप अपने नेचर में हर वक्त कुछ ना कुछ अकर होते हुए ज़रूर देखेंगे, और वो सभी अकरिंग इवेंट्स क्या कहलाएंगे? फिजिकल इवेंट कहलाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना है। तो क्या आप दो चीज़ें समझ चुके हैं? फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? हमारे सराउंडिंग का, हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसको हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। क्या आप फिजिकल इवेंट समझे हैं? इसी फिजिकल वर्ल्ड में अकर होने वाला कोई भी इवेंट क्या कहलाता है? फिजिकल इवेंट कहलाता है। अगर आप इन दो चीज़ों को समझ चुके हैं तो आप पॉज कर इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अगर आप इनके डेफिनेशंस को लिखने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं तो एक दो वीडियोस के बाद मैं आपको PDF के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। खैर, अभी के लिए आप थोड़ा एडजस्ट करें और इस फॉर्म को आप पॉज कर थोड़ा लिख लिया करें। इसके बाद हम लोग अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इन दो चीज़ों को समझ चुके हैं तो आप अगले डेफिनेशन पर मूव कर सकते हैं, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आगे फिजिक्स में जो कुछ भी स्टडी करने वाले हैं, जो कुछ भी आप आगे चलकर यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को कितना अच्छे से समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ज़रा इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। एनी प्रॉपर्टी ऑफ physical event, any property of physical event which is measurable, is known as physical क्वांटिटी। चलिए, तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर लिया है, लेकिन इसका मीनिंग भी हमें समझ में आना चाहिए। आपने इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, जरा समझिएगा। फिजिकल क्वांटिटी का आपने इसको डेफिनेशन लिखा है, एनी प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल इवेंट विच इज मेजरेबल इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी न किसी फिजिकल इवेंट से रिलेशन रखता हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी बात है कि उसको हम मेज़र कर सकें। और अगर ये दो कैरेक्टर्स या ये दो कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम उसको क्या कहा करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहा करेंगे। मतलब फिजिकल क्वांटिटी होने के दो कंडीशंस क्या हैं? तो सबसे पहली बात कि आपके उस प्रॉपर्टी को किसी न किसी फिजिकल इवेंट से रिलेशन रखना होगा, और साथ ही साथ
उसको हम लोग क्या कर सकें, मेजर कर सकें। अगर आप ये दो काम कर पाएंगे तो आप कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी या वो प्रॉपर्टी क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसको कैसे हम समझ सकते हैं, तो जरा एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक फिजिकल इवेंट को आप एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर, जिसकी मदद से हम ये समझ सकें कि इन रियलिटी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक इवेंट के बारे में सोचा, एक फिजिकल इवेंट जिसमें एक मैन रनिंग स्टेज में है, यानी कि वो रन कर रहा है। तो वो रनिंग के स्टेज में है। देखिए, जब एक पर्सन रन करता है तो उसके साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को आप एसोसिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर एक आदमी रनिंग करेगा तो पक्की बात है एक प्रॉपर्टी उसके साथ एसोसिएट की जा सकती है, डिस्टेंस। बिल्कुल, अगर आप रन करेंगे, आप दौड़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो जरूर कवर करेंगे, यानी कि आप रनिंग वाले फिजिकल फिनोमिना के साथ या फिजिकल इवेंट के साथ आप इजीली डिस्टेंस जैसे प्रॉपर्टी को एसोसिएट कर सकते हैं। क्या और किसी प्रॉपर्टी के बारे में आप सोच पाए? बिल्कुल, अगर डिस्टेंस है तो हम डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जैसे प्रॉपर्टी भी यहाँ पर एसोसिएट हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आप वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रन कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास एक्सेलरेशन भी हो। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को बताता है, तो हो सकता है आप टाइम के साथ अपने वेलोसिटी को चेंज भी कर रहे हो, कभी स्पीड बढ़ा रहे हो और कभी स्पीड घटा रहे हो, तो एक्सेलरेशन भी वहाँ पर हो सकता है। और एक और प्रॉपर्टी को हम लोग इसके साथ जोड़ सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी है आपका एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब थकान। पक्की बात है, अगर आप दौड़ेंगे तो आपको थकान भी लगेगी। मैंने आपके सामने एक फिजिकल इवेंट लिखा है, वो फिजिकल इवेंट कौन सा है, रनिंग का है। और उस रनिंग वाले फिजिकल इवेंट के साथ आपके सामने मैंने 5 प्रॉपर्टीज लिखकर रखे हुए हैं। उन 5 प्रॉपर्टीज में से पहला आपका डिस्टेंस है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा वेलोसिटी है, चौथा एक्सेलरेशन है और पांचवा आपका एग्जॉशन यानी कि थकान है। इन 5 प्रॉपर्टीज में से आप ये जरा डिस्कस कर लीजिए कि कौन से प्रॉपर्टीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं और कौन से प्रॉपर्टी को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्या आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर जैसे क्वांटिटीज में मेजर कर पाएंगे, यूनिट में मेजर कर पाएंगे। आप डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। आप वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर कर सकते हैं। आप एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जॉशन यानी कि थकान को बिल्कुल भी मेजर नहीं कर पाएंगे। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बता सके कमेंट सेक्शन में कि एग्जॉशन को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या हम कभी ये बता सकते हैं कि आज हम 1 किलो थक गए हैं? क्या हम कभी ये बता सकते हैं कि हमने आज 1 मीटर तक की थकान तय कर ली है? बिल्कुल नहीं। हम थकान के लिए सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम बहुत थक गए हैं या तो आज थकान कम लगी है, लेकिन हम थकान को एग्जैक्टली मेजर कर कर कभी भी नहीं बता पाएंगे। तो आपके सामने मैंने एक फिजिकल इवेंट लिखा था रनिंग। उस रनिंग से मैंने आपके सामने 5 प्रॉपर्टीज एसोसिएट कर कर दिखाए हैं, जिसमें से शुरुआत के 4 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन एग्जॉशन जैसे प्रॉपर्टी को आप कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हम एग्जॉशन को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं, बल्कि पहले 4 लोग क्या हैं, आपके फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो क्या आपको फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी को एक बार और समझिए आप। फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी फिजिकल इवेंट से एसोसिएट होने वाले वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो। जिनको आप मेजर कर सकें उनको फिजिकल क्वांटिटी कहिएगा,
जिनको आप नहीं कर सकते हैं उनको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं। तो आपको ये बात जरूर ध्यान देना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, दो कंडीशंस को फॉलो करते हैं, उनका किसी न किसी फिजिकल इवेंट से रिलेशन जरूर होता है और उनको आप पक्की बात है कि मेजर भी कर सकते हैं। अगर इन दो बातों को वो फॉलो करता है या इन दो रूल्स को वो ओबे करता है तो आप कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, या वो प्रॉपर्टी क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज इनमें से कौन कौन हैं। तो आप डिस्टेंस से लेकर एक्सेलरेशन तक के लोगों को क्या कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, लेकिन एग्जॉर्प्शन को इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो पक्की बात है ये तो फिजिकल क्वांटिटी आपका नहीं होने वाला है क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आया है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? ऐसे प्रॉपर्टीज जिनका रिलेशन किसी न किसी फिजिकल इवेंट से हो और उनको आप कहीं किसी न किसी तरीके से क्या कर सकें, मेजर कर सकें, उन्हें क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करें, अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया है तो आपको एक बात यहाँ पर जरूर याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं, अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल quantity is made up of two components, दो कंपोनेंट से आपके फिजिकल क्वांटिटी बने होते हैं। किन दो क्वांटिटीज से, जरा देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ P स्टैंड फॉर फिजिकल एंड Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी, क्योंकि बार बार आप लेंथी स्पेलिंग लिखेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। आप फिजिकल क्वांटिटी को PQ के फॉर्म में दिखा दीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज ऑलवेज दो कंपोनेंट से बने होते हैं। पहला कंपोनेंट आपका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा फैक्टर इसमें होता है यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को कंबाइन फॉर्म में फिजिक्स में कहा जाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में तो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैग्नीट्यूड काफ़ी हेल्प करेगा। खैर, फिजिकल क्वांटिटी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। पहला आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा आपका यूनिट है। इन दोनों को ही हमें समझ लेना चाहिए कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू रियलिटी में होते क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे यूनिट को, कि यूनिट क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ हम यूनिट को समझते हैं कि यूनिट क्या है और यूनिट्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं। सबसे पहली बात, जो आपके यूनिट होते हैं वो करते क्या हैं या उनके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। अभी आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि यूनिट के हेल्प से हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। ठीक, अब मेजरमेंट क्या है ये आगे चलकर हम लोग जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप यूनिट का यूज समझ लीजिए कि इसको यूज किया जाता है चीज़ों को मेजर करने के लिए। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फॉर्म कैसे किया जाता है और कौन लोग हैं जो इनके यूनिट्स को डिसाइड करते हैं कि ये इतना ही होना चाहिए। तो एक बात समझते हैं हम लोग कि यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए, यूनिट्स को डिसाइड करने के लिए फिजिक्स का एक डिपार्टमेंट है जिसको ये ड्यूटी दी गई है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिसाइड करिए और फिजिक्स के ब्रांच में उसको कैसे पढ़ाया जाना है, इसके फैक्टर्स को भी डिसाइड करने का जो पावर होता है वो उसी ब्रांच के पास होता है, और उस ब्रांच का नाम है SI, स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को डिसाइड करता है और वही आपको ये बताते हैं कि आपको किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करना चाहिए। चलिए, ये तो हमें समझ में आया कि SI यूनिट डिसाइड करता है।
लेकिन कैसे करता है? जैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 1 किलोग्राम क्या है, या 1 केजी का जो आपका वेट होता है वो क्या होता है, 1 केजी को डिफाइन कैसे किया गया? तो बिल्कुल ये बात थोड़ा कंफ्यूज करने वाली तो है ही कि 1 किलोग्राम का वेट इन रियलिटी आया कैसे। पहली बार किसी ने वजन को 1 किलोग्राम कैसे कहा होगा, क्योंकि हम तो आज जाते हैं हमें 1 किलोग्राम कुछ भी चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए आप परचून की दुकान पर जाते हैं और आपको 1 किलोग्राम शुगर परचेस करना है। आप दुकान पर पहुंचे और आपने वहाँ पर 1 किलोग्राम शुगर का ऑर्डर दिया। शॉपकीपर ने आपके लिए 1 किलोग्राम चीनी निकाला और आपको पैक कर कर आपके हाथों में थमा दिया। आपने उसको पैसे पे किए और आप लेकर चले आए। लेकिन एग्जैक्टली आपको कैसे पता कि वो 1 किलोग्राम उसी को कहा जाएगा या उतने ही अमाउंट को 1 किलोग्राम कहा जाएगा? तो एक बात समझिए, ये बात अगर आप थोड़ा अलग वे में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनिट्स को कैसे डिसाइड किया जाता है। देखिए, यूनिट डिसाइड करने की अगर आप जिम्मेदारी मुझे दे दें तो मैं भी यूनिट्स बना दूंगा। यूनिट कोई भी बना सकता है, सिर्फ एसआई वाले ही नहीं बना सकते हैं। जैसे एक बात समझिए कि एसआई ने 1 किलोग्राम के यूनिट को कैसे डिसाइड किया। तो आपको बता दें, एसआई ने कहा कि 1 केजी जो होता है, 1 केजी जो है वो वेट ऑफ इरिडियम एंड प्लेटिनम एलॉय सिलेंडर के इक्वल होता है। अब बात आप समझिए। देखिए, इरिडियम और प्लेटिनम दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक के ये दोनों ही एक इनर्ट मेटल माने जाते हैं और इसी इरिडियम और प्लेटिनम के एलॉय का एक सिलेंडर फॉर्म किया गया और उस सिलेंडर का जितना वेट है उसी वेट को क्या माना गया? 1 किलोग्राम माना गया। अब आपका सवाल ये होगा कि इरिडियम प्लेटिनम के इस एलॉय के सिलेंडर में ऐसा क्या यूनिक था कि इसी को 1 किलोग्राम चुना गया? तो जवाब ये है कि इसमें यूनिकनेस बस इतनी है कि ये टाइम के साथ खराब नहीं होगा, क्योंकि ये इनर्ट मेटल से बना हुआ है जो कि रिएक्शंस करना पसंद नहीं करता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एज इट इज सेफ रहेगा। इसके अलावा अगर आप ये लॉजिक पूछें मुझसे कि इसी को चुना क्यों गया, तो इसका आंसर दे पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप समझिए, मैं आप ही को अगर ये कह दूं, ये जिम्मेदारी दे देता कि आप 1 किलोग्राम वेट चुनकर बताइए, किसी एक वेट को आपको 1 किलोग्राम एज्यूम कर कर बाकी के लोगों को बताना है कि यही 1 किलोग्राम होगा, तो क्या आप कोई फिक्स क्राइटेरिया मुझे बता सकते हैं? मान लीजिए मैंने आपको ड्यूटी दिया और आपने हाथी के वेट को क्या बता दिया? 1 किलोग्राम। आप आज वही पढ़ रहे होते कि हाथी का वजन 1 किलोग्राम होता है, लेकिन क्या आप मुझे इसका लॉजिक दे पाते कि आपने हाथी के वेट को ही 1 किलोग्राम क्यों कहा? तो जवाब है, लॉजिक कोई नहीं है। क्योंकि जब पहली बार किसी को चुनने का मौका दिया जाता है तो वो फ्री होता है कुछ भी चूज करने के लिए। हाँ, फ्री होने के साथ साथ उस पर कुछ कंडीशंस लगते हैं, कुछ बाउंडेशंस होते हैं, जिन रूल्स को ध्यान में रखकर वो क्या करता है, उस चीज़ को चुनता है। जैसे इरिडियम और प्लेटिनम के अलॉय पर ये रूल लगाया गया कि क्योंकि ये सिलेंडर सालों तक सेफ बचा रहेगा, इसके अंदर कोरिजन की प्रॉपर्टी यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया बहुत स्लो होगी, तो आप कई सालों तक इसको एज इट इज सेफ पा सकते हैं। तो इसके वजन में या इसके वेट में आपको कोई डिफरेंस काफ़ी लंबे समय तक देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको चुन लिया गया। लेकिन अगर आप ये पूछना शुरू कर दें कि इसी को क्यों, हम किसी और वजन को 1 किलोग्राम क्यों नहीं मान सकते हैं, तो अगर किसी ने पीछे आप कह सकते हैं कि हाथी के वजन को 1 किलोग्राम मान लिया होता, तो आज फिर आप मुझसे सवाल पूछ रहे होते कि हाथी के वजन को ही 1 किलोग्राम क्यों माना गया और किसी वजन को 1 किलोग्राम क्यों एज्यूम नहीं किया गया। इनफैक्ट अगर उन साइंटिस्ट की टीम ने किसी भी चीज़ को 1 किलोग्राम माना होता तो आज हम वही पढ़ रहे होते, लेकिन सवाल तो आपके पास फिर वही होता कि इसी चीज़ के वजन को 1 किलोग्राम क्यों एज्यूम किया जा रहा है। तो जवाब इसका ये समझिए अपने मन में, आपको जब भी पहली बार कुछ चुनने का मौका दिया जाता है तो आप कुछ भी चुनने के लिए फ्री होते हैं, और जब आप उसको चूज़ कर लेंगे तो बाकी लोग उसको मानेंगे, लेकिन आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं दे सकते हैं कि आपने उसको क्यों चूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने मान लीजिए मैं 3 रसगुल्ले रख देता हूँ और मैंने कहा कि आपको खाना एक ही है। तीनों को मैंने लाइन से रखा हुआ है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है और एक मिडल में है। आपको मैंने कहा कि एक कोई भी रसगुल्ला आप उठाकर खा सकते हैं। अब आप बताइए कि आप
कौन सा रसगुल्ला उठाना पसंद करेंगे? मान लीजिए आपने राइट वाले को पिक कर लिया, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भैया आपने राइट वाला ही क्यों पिक किया? तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या आप मुझे इसके पीछे कोई भी रूल समझा सकते हैं कि उस रसगुल्ले को उठाने के पीछे आपने कोई थ्योरम या कोई थीसिस या कोई थ्योरी लगाया होगा या कोई फार्मूला लगाया होगा, तभी आपने राइट वाले को पिक किया? हो सकता है कि कोई मिडल वाला पिक कर ले, लेकिन इस पिकअप पर, उस रसगुल्ले उठाने के प्रोसेस पर कोई रूल नहीं लग रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप राइट वाला भी उठा सकते हैं, मिडल वाला भी उठा सकते हैं और आप लेफ्ट वाला भी उठा सकते हैं। लेकिन आपने जो एक बार उठाकर खा लिया, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपने क्यों उठाया, तो आप कह सकते हैं मन किया इसलिए उठा लिया। लेकिन आप ये तो नहीं बता सकते ना कि हाँ मैंने ये रूल लगाया इसलिए मुझे ऐसा लगा कि लेफ्ट वाला ही उठाना चाहिए तो मैंने लेफ्ट वाला पिक कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिट कोई भी जो चूज किया जाता है, उस यूनिट को चूज करते वक्त आप फ्री होते हैं, आप पूरी तरीके से फ्री छोड़े जाते हैं कि आप किसी एक यूनिट को एज्यूम कर लीजिए जिसको आगे चलकर पढ़ाना है। हाँ, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि वो थोड़ा स्टैंडर्ड लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम वो चेंज हो जाए, है ना। देखिए एसआई का एक रूल होता है कि कोई भी यूनिट आप अगर चुने तो उस यूनिट को चुनते वक्त आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि ये लॉन्ग टर्म चले, है ना। ऐसा ना हो कि आज आपने चुना है और 2 साल बाद उस यूनिट में आपको कोई चेंज करना पड़ जाए। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आपको कोई ना कोई चीज़ एक उठा लेनी है, लेकिन जो चीज़ आप उठा रहे हैं उसके पीछे कोई रूल रेगुलेशन या नॉलेज नहीं लगता है, आपके बस कुछ सिंपल से कंसेप्ट्स लगते हैं कि वो लॉन्ग टर्म चल जाएं बस, फिर चाहे वो जो हो, वो इरिडियम प्लेटिनम का एलॉय होता या इसकी जगह मान लीजिए इससे स्टेबल कोई कंपाउंड हमको मिला होता। जो 500 ग्राम होता उसको आज हम लोग अगर 1 किलोग्राम माने होते तो हम क्या पढ़ रहे होते? 500 ग्राम को 1 किलोग्राम पढ़कर चल रहे होते। इनफैक्ट यूनिट तो हम लोग हर रोज बनाते भी हैं, अपने मन से हर रोज नया यूनिट बना लेते हैं। आपके पास ये आपका यूनिट है ना। हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने 2 बित्ते का एक लकड़ी लिया है ना, ठीक, तो आपका ये बित्ता इस वक्त यूनिट का ही तो काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? लकड़ी के लेंथ को मेजर करने का काम कर रहा है। आप इसको क्या मान सकते हैं? आपका यूनिट मान सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने हाइट को भी इससे नाप सकते हैं। मान लीजिए आप अपने हाइट को नापे और ये 12 बित्ते के बराबर है, तो आप कह सकते हैं मेरी हाइट 12 बित्ते के बराबर है, ठीक। फिर इस यूनिट में दिक्कत क्या है? इस यूनिट में दिक्कत यह है कि हर व्यक्ति के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। आपका बित्ता मेरे बित्ते से पक्की बात है अलग ही होने वाला है। तो दिक्कत ये होगी कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए आपने कहा कि ये लेंथ जो है या टेबल की लेंथ जो है वो 10 बित्ते के बराबर है, तो मेरा बित्ता कुछ और होगा और आपका क्या होगा? कुछ अलग होगा। तो पढ़ाई में फिर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा यूनिट सिस्टम लेकर चलना है जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बराबर हो, कांस्टेंट हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं 1 मीटर कहूं तो मेरा 1 मीटर जो है वही आपका भी 1 मीटर होना चाहिए, ताकि आप जो बोलें उसको मैं समझ जाऊं और मैं जो बोलूं उसको आप समझ जाएं। तो आप 2 बातें एकदम यहां से क्लियर रखिए कि यूनिट चूज करने के लिए 2 बातों का ख्याल रखा जाता है। एक कि वो वैल्यू लॉन्ग टर्म तक चले, और दूसरी बात वो हर पर्सन के लिए क्या रहे? फिक्स रहे। इन 2 बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप यूनिट सिस्टम या यूनिट को चूज कर लेंगे तो आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट मिल जाया करेंगे, ठीक। अब आप समझिए कि किसी भी यूनिट सिस्टम को कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि इस इरिडियम और प्लेटिनम के एलॉय को 1 किलोग्राम चुन लिया गया। अब आप समझिए कि इससे किलोग्राम के या मास के, आप कह सकते हैं वेट के, अलग अलग यूनिट्स कैसे बनाए गए। तो देखिए, आप अगर इस इरिडियम प्लेटिनम एलॉय के 1000 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए। कितने पार्ट्स? 1000 इक्वल पार्ट्स। यहां कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 1000 इक्वल पार्ट्स। तो इस एक पार्ट के वेट को या एक पार्ट के मास को हम लोग क्या कहेंगे? 1 ग्राम कहेंगे, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि 1 kg कितने के इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है, क्योंकि वो इरिडियम प्लेटिनम एलॉय के 1000 इक्वल पार्ट के इक्विवेलेंट होता है। अगर आप इरिडियम प्लेटिनम एलॉय के 1 किलोग्राम वाले सिलेंडर के 1000 इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो एक पार्ट का जो वजन होगा या वेट होगा उसको हम लोग 1 ग्राम कहा करेंगे। और अगर आप इस 1 ग्राम के 1000 इक्वल पार्ट्स कर डालिए, यानी कि यहां पर भी आपने 1 ग्राम के क्या कर दिए? 1000 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो इस 1 पार्ट के मास को कहा जाएगा 1 मिलीग्राम।
यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 kg के 1000 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो आपको 1 कर देंगे तो आपको 1 मिलीग्राम मिलेगा। ये तो 1 किलोग्राम से उसके छोटे यूनिट्स बनाए गए, आप इससे बड़े यूनिट्स बना सकते हैं। अगर आप 1000 या 1 किलोग्राम के 100 इक्वल सिलेंडर्स को एक जगह रख दीजिए, कितने सिलेंडर्स? 100 सिलेंडर्स को, तो 100 सिलेंडर्स का जो वेट होता है उसको कहा जाता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इक्वल होता है 100 kg, क्योंकि आपको 100 इरिडियम प्लेटिनम एलॉय के सिलेंडर्स को रखकर 1 क्विंटल का फॉर्मेशन करना पड़ता है। और अगर आप इसी इरिडियम प्लेटिनम एलॉय के कितने सिलेंडर्स ले लीजिए? 1000 सिलेंडर्स। कितने? 1000 सिलेंडर्स, तो इसको कहा जाता है 1 टन। तो आप देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम यूनिट को चुना गया, चूज किया गया, और उसी से मास के अलग अलग यूनिट्स कैसे कर दिए गए, फॉर्म कर दिए गए, है ना। ठीक, तो आप सिंपली ये फिनोमिना समझने की कोशिश करिए कि यूनिट सिस्टम को कोई भी डिफाइन कर सकता है, कोई भी डिराइव कर सकता है। बस सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि वो यूनिट लॉन्ग टर्म चलना चाहिए और लगातार पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। एक यूनिट सिस्टम जो बता दिया गया वो सब लोग उसको फॉलो कर कर चलें। आपके यूनिट के ये 2 पॉइंट्स को अगर कोई ध्यान में रख ले तो वो सारे यूनिट सिस्टम को क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है। ठीक, तो यूनिट हम सभी बना सकते हैं, आप भी फॉर्म कर सकते हैं, मैं भी फॉर्म कर सकता हूं। आपके घर में आपकी मम्मी हर रोज नया यूनिट बनाती हैं, वो अगर पड़ोस से एक कटोरी चीनी लेकर आई हैं तो एक ही कटोरी चीनी वापस करेंगी। इनफैक्ट इस चीनी के आदान प्रदान में या इस चीनी के ट्रांसफॉर्मेशन में वो कटोरी किसका काम कर रहा है? वो बाउल जो है वो किसका काम कर रहा है? यूनिट का काम कर रहा है। 1 बाउल शुगर जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। तो देखिए, हम तो यूनिट हर रोज बनाते हैं, नए नए यूनिट हर रोज फॉर्म करते हैं, लेकिन अब ऐसे यूनिट्स को आप फिजिक्स की किताबों में तो पढ़ा नहीं सकते हैं या फिजिक्स के बुक्स में तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे कहेंगे कि वहाँ 10 बाउल वेट का या मास का कोई कंपाउंड है तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो हमारे पास एक यूनिट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग ईजिली पढ़ सकें, ईजिली ऑब्जर्व कर सकें और ईजिली उसको समझ सकें। तो आपको यूनिट सिस्टम ये समझ लेना है कि यूनिट्स डिसाइड कैसे किए जाते हैं। तो 2 बातों को ध्यान में रखकर डिसाइड किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म चलने चाहिए और पर्सन टू पर्सन ये वेरी ना होकर कांस्टेंट रहने चाहिए। सब लोग एक ही यूनिट सिस्टम को फॉलो करें, ये आपको ख्याल रखना है। तो यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कैसे डिफाइन किए जाते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। तो यूनिट्स इन रियलिटी क्या है, इनका डेफिनेशन कैसे लिखा जा सकता है, जरा देखिएगा। यूनिट्स आर standard value of any physical quantity which is used to compare other values of the same physical क्वांटिटी। तो ये आपके यूनिट का डेफिनेशन है। यूनिट का डेफिनेशन क्या है? यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी यूनिट आपने चुन लिया उसको फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड वैल्यू कहा जाता है। तो आपके यूनिट्स आर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू कंपेयर अदर वैल्यूज ऑफ दैट सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो किसी भी यूनिट का आप डेफिनेशन जब आप बनाने की कोशिश करेंगे, उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो इसको कैसे समझेंगे आप कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट उसका एक ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसकी मदद से आप उसी फिजिकल क्वांटिटी के अदर वैल्यूज को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी माना है तो उसको मेजर करने के लिए सबसे स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? मीटर स्केल है।
मैंने आपको 1 मीटर स्केल दे दिया, मान लीजिए आपके पास 1 मीटर स्केल है और उस मीटर स्केल की मदद से मैंने आपको एक बेंच के लेंथ को नापने को कह दिया है। तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है वो यूनिट उसी फिजिकल क्वांटिटी के अदर वैल्यूज को मेजर कर सकता है। आप लेंथ के यूनिट से टाइम को मेजर नहीं कर सकते हैं, आप टाइम के यूनिट से मास को मेजर नहीं कर सकते हैं, आप मास के यूनिट से टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर लेंथ का यूनिट है तो वो लेंथ के ही अदर वैल्यूज को क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे मान लीजिए मैंने आपको मीटर स्केल दिया, आपने मीटर स्केल लिया और मीटर स्केल से क्या करना शुरू किया, उसके अदर वैल्यूज को कंपेयर करना शुरू किया। कंपेयर करने का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लीजिए आपने बेंच को पकड़ा और आप मीटर स्केल को 1 बार रखे, फिर 2 बार रखे, फिर 3 बार रखे, फिर 4 बार रखे, फिर 5 बार रखे। तो आप बताइए कि आप उस बेंच की लेंथ या लंबाई क्या बताएंगे। तो जवाब है, आप बताएंगे कि उस बेंच की लंबाई या लेंथ जो है वो कितनी है, वो 5 मीटर है। क्यों 5 मीटर है, क्योंकि आपको 1 मीटर स्केल को कितने बार यूज करना पड़ा है, 5 बार। तो पक्की बात है, अगर 1 मीटर स्केल जो आपने यूनिट लिया है उसको अगर आप 5 बार यूज किए हैं, 5 बार उठा उठा कर रखे हैं, तो उस बेंच की लेंथ कितनी रही होगी, 5 मीटर रही होगी। तो आपने इस पूरे फिनोमिना में क्या किया है, आपने लेंथ के स्टैंडर्ड वैल्यू, क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू 1 मीटर, उसके हेल्प से उस बेंच के लेंथ को कंपेयर करने का काम किया है। और यूनिट्स का काम यही होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट्स वो स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं जिनके हेल्प से आप उसी फिजिकल क्वांटिटी के अदर वैल्यूज को कंपेयर कर पाते हैं। आप मीटर स्केल से किसी को भी कंपेयर कर यही बताएंगे कि वो 1 मीटर स्केल से कितने टाइम्स ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है। ठीक, आप मान लीजिए कि मेरे पास एक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, ठीक है ना, इसके लेंथ को मुझे मेजर करना है और इसके लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने मीटर स्केल का यूज किया है। अब मीटर स्केल के लिए मान लीजिए मैं आपको यहां पर यूज करा दूं ये चौक, इस चौक को आप 1 मीटर मानकर चलें कि ये 1 मीटर स्केल है और मुझे मेजर करना है कि इस बोर्ड का लेंथ कितना है। तो लेंथ के लिए मैंने यहां पर ये चौक को रखा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अगर मुझे इस चौक को 15 बार उठा उठा कर रखना पड़ा है और इसकी लेंथ मैंने कितनी मानकर रखी है, 1 मीटर, तो बताइए इस बोर्ड की लेंथ कितनी होगी, 15 मीटर होगी। क्यों 15 मीटर होगी, क्योंकि मुझे 15 टाइम्स इस स्केल के रिस्पेक्ट में इस बोर्ड के लेंथ को कंपेयर करना पड़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस बोर्ड का लेंथ कितना होगा, 15 मीटर होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि यूनिट क्या होते हैं। तो यूनिट वो होते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड वैल्यू बनते हैं और फिर उसी स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में या कंपेयर में आप उसके दूसरे वैल्यूज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, यूनिट्स कहा जाता है। ठीक, तो यूनिट स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पार्ट फटाक से हम लोग देख लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या चीज है, जरा ये ध्यान दीजिए आप। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ any physical quantity any physical quantity numerical value of any physical quantity is a factor which define that how many times we use unit in measurement. तो देखिए
न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज अ फैक्टर विच डिफाइन दैट हाउ मेनी टाइम्स वी यूज यूनिट इन मेजरमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ये बताने की कोशिश करता है कि उस मेजरमेंट में आपने यूनिट को कितने टाइम्स यूज किया है। कैसे? जरा इसको एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बेंच का लेंथ, जैसे मान लीजिए यहां पर एक बेंच रखा था और आपने इसके लेंथ को मेजर किया। इसका लेंथ मान लीजिए क्या है? L है। आपने इसके लेंथ को मेजर किया मीटर स्केल से, और मीटर स्केल से मेजर करने के बाद इसका लेंथ मिला मुझे 5 मीटर। तो देखिए आप क्या कहेंगे, आपने यहां पर यूनिट क्या इस्तेमाल किया है? मीटर। तो ये मीटर तो क्या हो गया? यूनिट हो गया। और ये जो 5 है ये क्या है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू, NV। N स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल, NV स्टैंड फॉर वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपका है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आपने मीटर स्केल का यहां इस्तेमाल किया और इसका लेंथ 5 मीटर आया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मीटर स्केल को उठा कर कितनी बार रखना पड़ा होगा? तो जवाब है 5 बार, क्योंकि एक मीटर स्केल को अगर आप 5 बार उठा कर रखेंगे तभी आप इसका लेंथ कितना बता पाएंगे? 5 मीटर बता पाएंगे। तो पक्की बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करता है कि किसी मेजरमेंट में आपने यूनिट का कितने टाइम्स यूज किया है। क्योंकि आपने उसको 5 बार उठा कर रखा होगा तो आप कह सकते हैं कि उसका लेंथ कितना है? 5 मीटर है। और यहाँ का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यही बताना चाह रहा है कि आपने उस मेजरमेंट में मीटर वाले यूनिट को कितने टाइम्स यूज कर लिया है? 5 टाइम्स यूज कर लिया है। तो आप यूनिट सिस्टम में दो चीज़ों को समझ कर रखिएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम उसी फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आपने मेजरमेंट में यूनिट का कितने टाइम्स यूज किया है। तो ये जो आपका सिस्टम है, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट सिस्टम पर फोकस करेंगे, जो आपके नीट और जेई के सिलेबस के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज आपने क्या क्या सीखा है फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए। आज आपने सीखा फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। तो आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी आपको नजर आता है वो फिजिकल वर्ल्ड है। उस फिजिकल वर्ल्ड में होने वाला कोई भी इवेंट फिजिकल इवेंट कहलाता है। उस फिजिकल इवेंट से एसोसिएट हुआ कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी न किसी तरीके से मेजर किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी के पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं जिनके रिस्पेक्ट में आप उसी फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। और आप न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या समझते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताने की कोशिश करता है कि उस मेजरमेंट में आपने यूनिट का कितने टाइम्स यूज किया है। ठीक, तो इतनी बातें आप रिवीजन में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे।